हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री क्या है, किन बेसिस पे, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या फिजिकल चेंजेस, बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर को तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर देखिए, ताकि आपको सेकंड लेक्चर में एक कंटिन्यूटी मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं, जो मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था। जो आंसर है वो होंगे बोस-आइंस्टीन स्टेट एंड प्लाज्मा स्टेट। दीज आर द टू स्टेट बिसाइड सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। अब हम आगे करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हम मेजरेबल होती हैं को मेज़र करने के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वो एक स्टैंडर्ड तैयार करती हैं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड तैयार किया जिसको बोला एसआई सिस्टम। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी प्रॉपर्टी, जो कि 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वेट को मेज़र करते हो तो आप क्या करते हो, किलोग्राम, ग्राम, एक बेसिक स्टैंडर्ड लेके चलते हो। उसके बेसिस पे आप उस क्वांटिटी की मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम पता है हमें, उस 1 किलोग्राम का हमने एक वेट ले लिया, या उसका मेजरमेंट हमें पता है, तो उससे रिलेटेड हम 1000 kg से लेके 1000, 5000, कितना भी केजी वेट मेज़र कर सकते हैं। तो ये कुछ 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका नाम हम देखते हैं। 7 बेसिक जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक क्वांटिटीज़ हैं, जिनके बेसिस पे हम बहुत सारी और यूनिट्स को डराइव भी कर सकते हैं। तो ये वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी हमें यूनिट्स, उनके एब्रीवेशंस पता होने चाहिए। तो जो लेंथ है हमेशा मीटर में, ये एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में मीटर को स्टैंडर्डाइज माना गया है। वैसे जो लेंथ है उसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आपको पता है बहुत सारे और भी मेजर्स हैं लेंथ को मेजर करने के, पर वो उससे स्मॉलर या उससे छोटे या इसके अंदर ही कंटेन होने वाले मेजर हैं। जैसे आपको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। दैट मीन्स मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर उससे छोटी यूनिट है। 100 सेंटीमीटर ऐसे लगातार छोटे छोटे पार्ट्स होंगे तब जाके 1 मीटर बनेगा। दैट मीन्स मीटर बड़ी यूनिट है, तो इसीलिए उसको एसआई सिस्टम में एक स्टैंडर्डाइज यूनिट माना गया है फॉर मेजरिंग लेंथ। तो लेंथ जब भी मेजर होगी एसआई यूनिट में, उसको मीटर में लिखा जाएगा। मास, जो कि बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन एनी बॉडी, वो यहाँ मास है, जो कि किलोग्राम में मेजर किया गया है। टाइम को सेकंड दिया गया है। अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की, जो आप आगे पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का जो मेन बेसिक यूज़ है वो हम करते हैं किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट निकालने के लिए, कि अगर मैं 5 ml वाटर लिए हुई हूँ तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उस अमाउंट को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं मोल कंसेप्ट, और वो हम डिफाइन करते हैं यूनिट मोल से। मोल लिखने के लिए जो यूनिट, जैसे किलोग्राम को केजी में लिखते हैं, मीटर को एम से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, वैसे ही मोल को ये ई हटा के एमओएल लिखा जाता है। केल्विन को के से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर एएमपी से लिखते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जो कि कैंडेला उसकी यूनिट मानी गई है, उसको सीडी से लिखते हैं, राइट। आगे देखते हैं, हमारे पास यूनिट आती हैं 3 फॉर्म्स में, दैट इज एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ मीटर में होती है, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू एसआई स्टैंडर्ड होती है। एसआई यूनिट्स के बेसिस पे हमने लेंथ, मास और टाइम को मास, किलोग्राम और सेकंड में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। एफपीएस सिस्टम में लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में, राइट। अब आगे आते हैं हमारे पास फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। जो ये मैंने आपको ऊपर 7 यूनिट्स बताई हैं, जो कि लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये सारी की सारी फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट्स हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब तक ये यूनिट नहीं थी हम और बाकी यूनिट्स को डेराइव नहीं कर पा रहे थे।
पर इनकी हेल्प से हम बहुत सारी और यूनिट्स को भी डेराइव कर सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं, उनको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, जबकि डेराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो कम्बिनेशन होती हैं इन फंडामेंटल यूनिट्स की। तो अब कुछ फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डेराइव यूनिट निकाल के देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है एरिया। हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में, और ब्रेथ किस में, मीटर में। ये सेंटीमीटर भी हो सकता था, पर मैं यहाँ जितनी भी डेराइव्ड यूनिट्स निकालूंगी उनमें मैं एसआई सिस्टम का यूज करूंगी। जहाँ भी लेंथ में मीटर रखूँ, आपको खुद ही समझ जाना है कि वहाँ सेंटीमीटर भी हो सकता है, फुट फीट भी हो सकता है, वहाँ से मिलीमीटर भी हो सकता है। ऑल लेंथ यूनिट कैन बी रिप्लेसेबल हेयर। अब यहाँ वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और हाइट भी किस में मेजर की जाती है, मीटर में। तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कोई भी चीज़ कितनी डेंस है, कितनी भरी हुई है, तो मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर या मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास कंटेन है, वो उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, अगर आपको मास और वॉल्यूम की यूनिट ना पता होती तो आप डेंसिटी की यूनिट निकाल सकते थे, नहीं ना। तो जो ये बेसिक यूनिट्स हैं इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल, और जिनसे हम फर्दर कितनी भी बड़ी यूनिट्स को डेराइव कर सकते हैं उनको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। वेलोसिटी देखिए, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग जस्ट लाइक डिस्टेंस, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा फर्क है। जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो एक तो रास्ता जाता है कुछ ऐसे होकर के, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रेवल किया गया, जो रास्ता आपने अपनाया, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। और इन दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिससे आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैसे तो सेम टर्म्स हैं, पर जब आप फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनके बीच में मेजर डिफरेंस। जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स जो नीचे वाली चीज़ होती है उसकी जो यूनिट होती है वो जैसे ही ऊपर जाती है तो वो कुछ इस तरीके से शो होती है, मीटर पर सेकेंड -1। उस -1 को लिखने के लिए मैंने स्लैश लगाया है, मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है, इन सब के फॉर्मूलेज आपको ज़रूर पता होने चाहिए क्योंकि आपके फिजिक्स में भी यूज़ होंगे। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं इनका यूज़ करके आप उनके फर्दर जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो मास किलोग्राम में होता है, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में, उसको आप यहाँ लिख देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मीटर पर सेकंड में हमने अभी अभी निकाली थी, देखिए। और टाइम क्या होता है, सेकंड में। तो 1 मीटर पर सेकंड पहले ही था, एक और सेकंड अगर आ गया तो बेस सेम है तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। -1 क्या होता है, -2। तो मीटर सेकंड -2। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो इनकी यूनिट से हम 1 न्यूटन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको 1 न्यूटन बोलते हैं। तो ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वाया यूजिंग दिस फॉर्मूला, वाया यूजिंग दिस यूनिट्स। आपको यूनिट्स से ही पता चल जाएगा कि 1 न्यूटन कब होगा, जब ये दोनों 1 यूनिट होंगी। दैट मीन्स किसी 1 ग्राम या 1 किलोग्राम चीज को जब आपको एक्सेलरेट कराना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो जो आपको फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर था ना, फोर्स हमने भी बताया कि फोर्स वैसे क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो मैंने यहाँ किलोग्राम मीटर सेकंड -2 लिखने की बजाय न्यूटन लिख दिया। न्यूटन मीटर -2 दैट इज पास्कल। एनर्जी और वर्क, एनर्जी और वर्क की यूनिट होती है जूल, आप हमेशा याद रखेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आप 1 जूल की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कि 1 जूल का मतलब होता है किसी भी बॉडी को 1 मीटर हिलाने के लिए, वर्क करने के लिए जो फोर्स
लगाया गया है 1 न्यूटन, उसको बोलते हैं 1 जूल। तो न्यूटन मीटर फोर्स की न्यूटन थी और डिस्टेंस मीटर में था, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट आ गई और 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल, राइट। तो ये थी कुछ डेराइव्ड यूनिट्स जिनका यूज हमने फंडामेंटल यूनिट्स से निकाल के इनका यूज किया है। तो अब हम आगे करने वाले हैं कुछ प्रीफिक्स, क्योंकि अब हम आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें एक सिंपल डिजिट ना आके काफ़ी लंबी सारी डिजिट्स आती हैं और उन डिजिट्स को लिखने के लिए कुछ प्रीफिक्स की ज़रूरत होती है। आप हर बार 10⁻⁻6 10⁻⁹ नहीं लिखेंगे, आप उनके लिए जो सिंबल जो प्रीफिक्स डिसाइडेड हैं, जो एसआई स्टैंडर्ड्स में जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, आप उनका यूज़ करेंगे। जैसे कि कहीं भी 10⁻⁻1 दिख जाए तो आप वहाँ डेसी वर्ड का यूज़ करेंगे, डी सिंबल इसका होता है। आपको बेसिकली ये 15 तक अच्छे से याद होने चाहिए कि 10⁻⁻1 है तो डेसी, 10⁻⁻2 है तो सेंटी, -3 मिली। अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 मिलीग्राम कोई कंपाउंड है तो आप उसको कैसे लिखोगे? 5 मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो ये जो एम छोटा एम होगा उसकी जगह आप ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो और जहाँ ये वैल्यू दे रखी होगी उसको मिलीग्राम लिख देना। तो 5 × 10⁻³ ग्राम को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो ये होता है प्रीफिक्स का यूज़ कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, उसकी अमाउंट दी जाएगी, तो आप उस अमाउंट को किस तरीके से वर्ड्स से नंबर्स में लाना या नंबर्स टू वर्ड लेके जाने के लिए आप इन प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। अगर कहीं म्यू लिखा हुआ है, ये म्यू टाइप वर्ड, तो उसका मतलब समझ जाइए आपको मल्टीप्लाई में लिखना है 10⁻⁻6। एन लिखा हुआ है तो नैनो है तो 10⁻⁹। पी लिखा हुआ है तो 10 की पीको मतलब 10⁻12। एफ मीन्स फेम्टो 10⁻15। ये ज़्यादा ज़रूरी हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिए इनको भी, एप्टो, जेप्टो, योक्टो 10⁻18, 21 और -24। आगे ये जो 3 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी करते हैं। दैट इज़ 10⁻³ किलो। आपने देखा होगा ना 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 कहाँ से आया? 10⁻3। 10⁻3 मतलब हज़ार ही ना। अब देखिए 10⁻6 मतलब मेगा, 10⁻9 मीन्स गीगा। तो जहाँ भी गीगा वर्ड आ जाए वहाँ 10⁻9 अपने आप लिख दीजिए। मेगा आए 10⁻6 लिख दीजिए, किलो आए तो 10⁻3 लिख दीजिए, राइट। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये जो कि आपको पता भी होगी, पर फिर भी मैंने लिख दी है तो आप इसको समझ लीजिए एक बार। मास में और वेट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप एक माइंड में पिक्चर क्लियर कर लीजिए कि मास क्या है और वेट क्या है। मास जो होती है वो आपकी यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए वो फिक्स रहेगा। आपकी बॉडी में जितना अमाउंट आप कंटेन करते हैं, आपकी बॉडी ही नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अब कोई भी मैटर अपने आप में कितना अमाउंट कंटेन करता है वो उसका मास है। और कितना फोर्स हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उस बॉडी पे उस मैटर पे लगा रही है वो उसका वेट होता है। कितने फोर्स से, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई किसी भी मैटर को धरती खींच रही है, दैट इज इट्स वेट। तो वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। आप चांद पे चले जाएंगे तो आपका वेट 1/4 हो जाएगा, बट आपका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। मास को हम एनालिटिकल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि वो अर्थ के हर प्लेस या यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाइए, जो किसी मैटर का मास है दैट नॉट बी चेंज्ड, राइट। अब हम थोड़ा सा यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आप जो नॉर्मल कन्वर्जन्स हैं वो आप लोगों को पता है, लाइक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी है। बड़ी से छोटी पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी से बड़ी पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। बट ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आ जाती है और हमें कुछ लिटिल बिट कन्फ्यूजन वहाँ हो जाती है, तो मैंने उनको सिर्फ मेंशन किया है। वॉल्यूम क्या है? किसी भी मैटर को कितना स्पेस चाहिए कि वो वहाँ ऑक्यूपाई कर सके जगह, तो वो होता है उसकी वॉल्यूम। दैट इज़ उसकी यूनिट होती है लेंथ का क्यूब, दैट इज़ मीटर क्यूब। अब अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो उसको लीटर और ml में नापते हैं,
है ना। तो जो वॉल्यूम की सबसे बड़ी यूनिट, जो सबसे बड़ी यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरीके से मीटर क्यूब सबसे बड़ी यूनिट होती है वॉल्यूम को मेजर करने की। देन लीटर, देन ml। 1 मीटर में देखिए 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। आप यूँ समझिए ये मीटर क्यूब है आपके घर की बड़ी सी टंकी। उस बड़ी सी टंकी में से अगर 1 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो वो है लीटर, और उस लीटर में से आपने पानी पीने के लिए छोटी बोतल भर ली और वो बोतल आपके पास क्या है, ml की है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। 1 लीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है और 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज आएगा। कहीं आपको वो देगा कि आपको सॉल्यूशन निकालना है डेसीमीटर क्यूब में और आपका आंसर आ रहा होगा मीटर क्यूब में, तो आपको कुछ नहीं करना, मीटर क्यूब को बस लीटर में कन्वर्ट करना और जो लीटर में आंसर आएगा वही क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब का आंसर हो जाएगा। राइट, आगे देखिए, जो हम अपनी लैब्स में यूज़ करते हैं वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने ड्रॉ करके बनाया है ताकि आपको समझ आ सके कि अगर आप लैब वर्क करते हो और आपको किसी भी लिक्विड को मेज़र करना है तो आप किस तरीके से, किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे। तो दैट आर ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट एंड पिपेट। सबसे पहले बात तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 1 लीटर आपको सॉल्यूशन रखना है, तो इस टाइप के आपको कुछ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मिलेंगे जिसमें यहाँ एक साइन बना होगा दैट शो कि यहाँ तक 1 लीटर हो रहा है। आप उसमें अपना लिक्विड डाल के रखते हो, पर यहाँ डाल के रखने के लिए पहले मेज़र भी तो करके लाना पड़ेगा कहीं से 1 लीटर, तो वो यूज़ करते हैं थ्रू ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पिपेट एंड ब्यूरेट। तो देखिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है और इसमें मार्किंग लगी होती है। ये 50 ml का भी होता है, 10 ml का भी होता है, 500 ml का भी होता है, अलग अलग ग्रेजुएटेड सिलेंडर होते हैं। अगर आपको पिपेट का अगर आप यूज़ करते हो, पिपेट 25 ml की होती है, 50 ml की होती है, तो आपको इस तरीके से उसको सक किया जाता है और एक पॉइंट पे आके वो उतना लिक्विड हम भर सकते हैं। सक्शन से उसमें सकिंग होती है, एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, फिर आप उसको होल्ड करके अपने सॉल्यूशन में या फिर अपने फ्लास्क में उस सॉल्यूशन को डाल सकते हैं। ब्यूरेट, ये एक ओपन करने का यहाँ पे स्क्रू होता है, उसको आप ओपन कीजिए, लिक्विड यहाँ से ऊपर से नीचे आ जाएगा और जितने मेजर तक आपको वॉल्यूम लेनी है आप उतना लीजिए, बाकी नोब को बंद कर दीजिए। तो ये ब्यूरेट का सिस्टम होता है। अब देखिए टेम्परेचर, मैं ये टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, आपको सब चीज़ें क्या समझाने चाह रही हूँ, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी सब्सटेंस में चेंजमेंट आता है तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में चेंजमेंट आता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, या जो भी इनसे निकलने वाली यूनिट्स हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट की वो टेम्परेचर बताता है। वो केल्विन में हो सकती है, डिग्री सेल्सियस में हो सकती है, फ़ारेनहाइट में हो सकती है। आपने सुना होगा 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर इन्हीं के फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए, डिग्री सेल्सियस में 0, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस में, फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में वही 273.15 और 373.15। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर आपको टेम्परेचर दिया हो तो आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, वो मुझे उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ तो आपको वैल्यू दी गई है, उसमें 32 माइनस करोगे और मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 9, आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। देखिए अब 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और मुझे फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो मैं यहाँ डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर रखना होता है, फटाक से मैं यहाँ टेम्परेचर रख दूंगी और डिग्री फ़ारेनहाइट वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। राइट, और अब देखिए ये फॉर रिलेशन आपको 9th क्लास में भी पता होगा कि अगर आपको कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और उसको केल्विन में चेंज करना है तो उसमें 273.15 ऐड कर दीजिए। जैसे कि रूम टेम्परेचर है, अगर उसमें हम 273.15 ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ये 300 नहीं, ये 298 केल्विन आएगा। यहाँ आएगा 298 केल्विन, इसको मैं कट करके लिख देती हूँ, 298 केल्विन यहाँ आएगा
तो इसके अप्रोक्स यहाँ टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर आपको 321 केल्विन दिया हुआ, अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है तो इसको उधर ले आएंगे और डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। आगे हम चलते हैं हमारे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स पे। तो अभी मैंने आपको कुछ लैब के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए, ब्यूरेट, पिपेट एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, है ना। तो इनसे अब जो अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है कुछ यहीं से निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लैब में बैठे हैं और वहाँ आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया है, और आपको एक्सपेरिमेंट करते टाइम पता चलता है कि जो टीचर को सॉल्यूशन चाहिए था उससे आपका सॉल्यूशन कितना नज़दीक आ रहा है या पास आ रहा है, या आपने बार बार रिपीट किया और आपका बार बार सेम ही आंसर आ रहा है ना। आपके साथ ऐसा कभी होगा आगे जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, राइट। तो यहाँ से जो 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं वो आते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब मैं आपसे बोलूं, एक्यूरेसी वर्ड से आप क्या समझे हैं? एक्यूरेसी वर्ड एक्यूरेट वर्ड से निकला है। एक्यूरेट मीन्स, दैट मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू, जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, उसके से आपकी वैल्यू कितनी पास या कितनी आई है आपकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक क्वेश्चन निकालने को दिया, आपने उसका आंसर निकाला 298 और आंसर आना था 300, तो आपका देखिए 2 पॉइंट्स पीछे रह गया ना, उतना एक्यूरेट आपका आंसर नहीं आया। ऐसे ही एक दूसरे बच्चे का आंसर कंप्लीट 300 आ गया, तो उसका आंसर कंप्लीटली एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी मीन्स होता है कि किसी एक सिंगल मेजरमेंट यानी ट्रू मेजरमेंट के आपका आंसर कितना क्लोज है, वो होती है उसकी एक्यूरेसी। मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे 4 सेंटीमीटर किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेंथ ही मेजर करनी है, वो लेंथ आपने 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर थी, ये आपके टीचर ने आपको मेजर करके दे दी। अब आपको क्या किया, उसने स्केल पकड़ा दिया टीचर ने, और आपको बोला अब आप जाके लेंथ को मेजर करके लाओ। तो आपने 3.9 उसको सेंटीमीटर मेजर किया। तो देखिए, आप 0.1 से दूर हैं तो आप काफ़ी हद तक एक्यूरेट हैं। अब आते आ गया था प्रिसीजन। क्या होता है? प्रिसीजन होता है कि एक ही चीज़ को बार बार करके देखना और बार बार आपका आंसर जो है वो एक ही पॉइंट के आसपास रहना, मतलब काफ़ी हद तक क्लोज आपके आंसर में चीज़ें रहना। जैसे मैं आप यही एग्जाम्पल मान लीजिए, 4 सेंटीमीटर ट्रू था, आप पहली बार गए मेज़र करने के लिए, आप 3.9 मेज़र करके लाए। आप दूसरी बार मेज़र करने गए, आप 3.8 करके लाए। तीसरी बार आप गए तो 3.95 करके लाए। तो देखिए आपका आंसर कितना क्लोज आ रहा है। हर बार आपने जो मेजरमेंट कर रहे हो वो एक जैसी सी कर रहे हो, तो आप काफ़ी प्रिसाइज हैं, आपका जो वर्किंग प्रोसेस है वो काफ़ी प्रिसाइज है, राइट। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि देखिए ये कितनी ज़्यादा प्रिसीजननेस है इस सारी रीडिंग्स के अंदर। तो इसको शो करने के लिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट लिया है। देखिए कि मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया करना है और उसका आउटपुट आना चाहिए 3। ये 3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू, मैंने इसके पीछे यूनिट मेंशन नहीं की है। जो आउटपुट है वो 3 आया है। तो हमारे पास जो आउटपुट 3 आया है उसमें 4 बच्चे हैं, रमेश, सुरेश, कमलेश एंड प्रतीक। तो 2 राउंड हुए हैं, रमेश जाके वैल्यूज़ लेके आया, उसकी ये 2 वैल्यूज़ आई। सुरेश अपनी वैल्यूज़ 2 राउंड्स में अलग लेके आया, कमलेश भी ऐसे और प्रतीक भी ऐसे, और उन दोनों ने अपनी वैल्यूज़ का मीन निकाल लिया। तो उनकी ये वैल्यूज़ को हम कंसीडर करके चलेंगे। जब हमें एक्यूरेसी की बात करनी होगी तो हम ये देखेंगे किसका आंसर 3 के सबसे पास है। तो इनका तो बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, तो यस दे आर एक्यूरेट। पर इनका देखिए 2.9, 2.905, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो ये एक्यूरेसी के नाम पे इनके पास 3 नहीं आया है, तो ये नॉट एक्यूरेट, इसलिए मैंने नो लिखा है। अब आगे आ गया प्रिसीजन, कि उन्होंने दोनों बार जब भी एक्सपेरिमेंट किए तो उनकी वैल्यू में कितनी क्लोजनेस थी। देखिए एक बार उसकी वैल्यू 2.8 आ रही है, फिर 3 आ रही, कितना डिफरेंस आ गया। तो ये प्रिसाइज नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट प्रिसीजन को नहीं शो कर रहा। 2.91, 2.90 काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ हैं, तो ये प्रिसाइज है। 3.01, 2.99, तो ये भी प्रिसाइज है। 2.9 से 3.1, तो सीधा ये भी प्रिसाइज नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी किस तरीके से 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे देखिए साइंटिफिक नोटेशंस। अब आप जितने न्यूमेरिकल्स आगे सोल्व करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कोई
छोटे नंबर्स नहीं है, दैट मीन्स 500, 700, 1000, 2000, इससे भी बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, लाइक 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0। तो इतने बड़े नंबर को आप बार बार ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, टू लार्ज और टू स्मॉल नंबर को सोल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ किया गया। उसके लिए हमने क्या किया, डेसिमल सिस्टम का यूज़ किया कि हम उसको जनरल नोटेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, कोई नंबर और उसकी 10 की पावर n, और ये n नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 10 तक। अगर डेसिमल को हमें लेफ्ट साइड मूव कराना है, आपने देखा होगा नंबर लाइन सिस्टम में जैसे हम लेफ्ट में जाते रहते हैं वैल्यू छोटी होती रहती है, आपको इसका जस्ट अपोजिट करना है। अगर डेसिमल को हम लेफ्ट में शिफ्ट कराएंगे तो 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव में आएगी, बढ़ेगी, और अगर हम डेसिमल को राइट में ले जाएंगे तो 10 की पावर में नेगेटिव में हमें नंबर्स लिखने होंगे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 276000000 इस टाइप से कोई नंबर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो ये नॉन जीरो नंबर है ना, सिर्फ यही कंसिडर करके चलने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं शुरू हुई और मैंने इस डिजिट को यहाँ पॉइंट शिफ्ट करना चाहा, तो मैं पीछे से स्टार्ट हो करूँगी। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ, तो लेफ्ट में जाते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, तो सबसे पहले 10 की पावर लगा लीजिए। कितनी डिजिट्स को क्रॉस करके हम पॉइंट ले जा रहे हैं वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं चाह रही हूँ मैं यहाँ पॉइंट लगाऊं, तो मैंने क्या किया, 2.76 इंटू 10 की पावर 10। अब मैं कर तो ये भी सकती थी, 7 के बाद पॉइंट लगा देती, तो कहाँ तक डिजिट रुकी है, 9 तक, तो यहाँ पे 10 की पावर 9 आ जाता। चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, 0.000073। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को, यहाँ डेसिमल है, इसको इधर की तरफ ले जाना है, नॉन डिजिट्स नंबर को छोटे से छोटा हमें फॉर्म में लाना है। तो देखिए इस डेसिमल को राइट में ले जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, तो 7.3 लिखिए, और आप राइट में गए हैं तो पावर नेगेटिव में जाएगी, कितना नेगेटिव जाएगी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। देखिएगा और एग्जाम्पल देखिए, 1487.2। अगर आपको इस पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव कराना है तो 1 2 3, मैं 1 के बाद लगाना चाहती हूँ पॉइंट, तो 3 डेसिमल तक लेफ्ट में मूव कराया, तो 10 की पावर 3, बाकी डिजिट्स को एज इट इज लिख दीजिए। इसको आपको पता ही होगा, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो है एक साइंटिफिक नोटेशन का सबसे बड़ा यूज, सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है वो एवोगैड्रो नंबर ही है। आगे हम देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो देखिए हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं वो क्या हैं, जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं वो कुछ नहीं, बस जो हमारे पास सर्टेन डिजिट्स और जो अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं उनका सम होता है। यानी 25.6 कैसे आया, 25 और 0.6 को ऐड करके आया, राइट। तो आप 25.6 को 25 प्लस 0.6 लिख के चल रहे हैं, तो ये जो 25 है तो ट्रू वैल्यू है, ये तो एग्जैक्ट है, पर 0.6 जो है वो डाउटफुल है। तो इसीलिए किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट, कितने नॉन डाउटेबल, अनडाउटेबल डिजिट्स हैं, उनको हम अगर फाइंड करना होता है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स का यूज़ करते हैं। तो अब कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के साथ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे और सिग्निफिकेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आगे पढ़ने वाले रूल्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर हों। तो आने वाले वीडियोस के लिए रेडी रहें, और पुरानी वीडियोस को, जो अब 2 लेक्चर हो चुके हैं, इनको अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।